ओ माय गॉड, हमने इस छोटे से वीडियो में कितनी ज्यादा चीजें कवर कर ली, एंड दैट टू सिस्टमैटिकली। कौन सी टर्मिनोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे कनेक्ट हो रही है। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू एंड योर करियर। Welcome back. So this is not just another AI video. This is a powerful pack of 50 AI terminologies. Those have been explained systematically for telecom. जिसमें हम साइट्स की ट्रैफिक को प्रिडिक्ट कराने वाले मॉडल के एग्जाम्पल से समझेंगे। सो डू नॉट मिस एनी ऑफ देम। पूरी एआई की दुनिया आपकी इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सो लेट मी स्टार्ट विद अ वेरी रियल सिचुएशन, जहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपका सर्कल, टेलीकॉम में सर्कल बोलते हैं ना, तो आपके सर्कल ने 1000 साइट्स, कैपेसिटी साइट्स प्लान की है। पर मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट है, वो पहले ही आपसे पूछेगा ओके व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ट्रैफिक ग्रोथ फॉर दीज 1000 प्लान साइट्स। तभी पूरे मीटिंग के रूम में से एक आवाज आती है, लेट्स डू दिस विद द हेल्प ऑफ अ एआई मॉडल। तो आप इसको कैसे समझोगे और आप इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये पूरा वीडियो आपको इसी चीज में हेल्प करने के लिए है, जिससे आप करियर में ग्रो कर सको। दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल इज। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। तो ये आप डिफरेंट डिफरेंट जो बॉक्सेस देख रहे हो, ये बॉक्सेस ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे एआई के साथ क्या क्या चीजें कनेक्टेड है एआई के वर्ल्ड की, वो हम इनमें अनलॉक करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली एआई। सो वी विल बी लुकिंग एट एआई एंड एमएल। मेक सेंस? सो इफ यू लुक एट द एआई, सो एआई इज अ सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज मिलके उसको एआई सिस्टम या इंटेलिजेंट सिस्टम बनाती हैं। मेक सेंस? तो उसका ये एक पूरा सिस्टम, उसके अंदर मशीन लर्निंग एक तरह की प्रोसेस या जो कोड जिसको हम डेटा या उसके पैटर्न्स के बेसिस पे लर्निंग करवा देते हैं। ठीक है, और वही लर्निंग वो यूज करता है जब हम उसको कुछ रॉ या नया डेटा देते हैं, तो वो बेसिस जो उसने लर्न किया ना, उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट्स देता है। दैट इज व्हाट मशीन लर्निंग डज। ओके, सो इसका एक और सबसेट होता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग हम इसमें नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं फटाक से। सो एआई सिस्टम को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? डेटा। That is the most important thing for AI system to work. Data set, अभी हमने एक एग्जांपल लिया है जहां पर 1000 कैपेसिटी साइट्स नेटवर्क में लगानी है और उनका हमें ट्रैफिक प्रिडिक्ट करना है। तो वो मॉडल बनाने के लिए क्या क्या चीजें या कौन कौन से टर्म्स यूज होंगे, वही हम देख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो डेटा, अब वो जो मॉडल है उसको बनाने के लिए हमें डेटा चाहिए। डेटा कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको फटाफट से बताता हूं। डेटा के मेनली 3 सेट्स हम बनाते हैं। मतलब एक डेटा का मतलब है मे बी 1 ईयर और 2 ईयर्स के जो हमारे पास लॉग्स हैं नेटवर्क के, ट्रैफिक ट्रेंड के, वो हम यूज करेंगे एज अ डेटा, इनपुट डेटा। और उसके भी हम 3 पार्ट्स कर देंगे। फर्स्ट पार्ट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मेनली जितना भी हमने डेटा इकट्ठा किया उसमें 60% डेटा हम यूज करते हैं फॉर ट्रेनिंग द मॉडल। ठीक, 20% हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक मॉडल बनाने के लिए कुछ डिफरेंट तरीके के एल्गोरिदम्स, आगे अभी हम देखेंगे, एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स बनाए हमने एक ही पर्पस के लिए, तो फाइनली उनमें से कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसको हम वैलिडेट करेंगे 20% ऑफ डेटा। वो डेटा जो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ट्रेनिंग में, उसमें नहीं, हम इसको सेपरेट डेटा से टेस्ट करेंगे ना, तभी तो हमें पता लगेगा कि हमने जो बनाया है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये 20% अलग। सेम वे जब हमारा एक फाइनल हो जाता है, मॉडल्स में से जो भी हमने बनाए हैं उसमें से एक फाइनल हो जाता है, तो उसको हम फाइनल टेस्ट करने के लिए एकदम नया फ्रेश डेटा जो कि हम 20% बचा लेते हैं, उसको यूज करके टेस्ट करते हैं। सो ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन सेट एंड 20% इज अ टेस्ट सेट। आगे बढ़ते हैं फटाक से। तो होता क्या है कि जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है ना, उसके अंदर जो हमारे कॉलम्स होते हैं, जैसे इस पर्पस के लिए हम कॉल्स को यूज करेंगे, सक्सेस कॉल्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो या कॉल ड्रॉप्स को यूज करेंगे। तो ये डिफरेंट ऑफ पैरामीटर्स जिसको आप बोलते हो, वो यूज करके हम प्रिडिक्ट करवाएंगे ना, तो ये कहलाता है फीचर। ये डिफरेंट जो मैंने कॉल्स और ड्रॉप कॉल्स और सक्सेस कॉल्स बोले ना, इनको हम बोलते हैं फीचर्स एआई की लैंग्वेज में, या एक्स, या हम बोलते हैं इनपुट पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई फीचर्स। उसके बाद
ये जो हम डिसाइड करते हैं ना, क्योंकि हमारा जो ट्रैफिक है वो कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, वो जो सिलेक्शन है या हम इंपॉर्टेंस उसकी डिसाइड करेंगे, वो सब ये जो पूरा वर्क है उसे बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, लेबल्स। लेबल मींस जो आउटपुट जो है ना उसी को हम लेबल बोलते हैं या वाई बोलते हैं। तो जो लेबल है, हम एक्स नंबर ऑफ कॉल्स, एक्स नंबर ऑफ ड्रॉप कॉल्स, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ कॉल, ये सब पैरामीटर्स को यूज करके एक फॉर्मूला होता है, उसके बेसिस पे हम ट्रैफिक कैलकुलेट करते हैं ना। तो हम जो अपना ओल्ड डेटा सेट जिसको हमने ट्रेनिंग के लिए यूज किया है, उसमें जब हम ये फॉर्मूला लगा के आउटपुट डालते हैं या हम फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यूज लिख के देते हैं, क्योंकि हम मॉडल को बताएंगे ना कि हमने देखो ये पैरामीटर से इनके बेसिस पे ये आउटपुट आ रहा है, तो वही जो हमने आउटपुट लिख के दिया उसको पहले से, दैट इज कॉल्ड लेबल ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अब जो हम इसी बेसिस पे अगर हम बात करें कि ये जो हमने आउटपुट लिख के दिए हैं, ये होता क्या है कि मशीन लर्निंग के टाइप्स होते हैं डिफरेंट। जो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया या जो ये हम मॉडल बनाने जा रहे हैं, उसके लिए जिस तरह का डेटा चाहिए या जिस तरह के डेटा को यूज करके लर्निंग करेगा मॉडल, उसे हम बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग, जहां पर इनपुट डेटा में हमारे लेबल्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज अनसुपरवाइज, मींस जब भी हम कोई ऐसा काम, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ अलार्म्स, बहुत दिन का डेटा है, उसमें हम ये करते हैं कि अलग अलग, हमने कोई उसको लेबल नहीं किया कि ये आउटेज वाला अलार्म है, ये वार्निंग अलार्म है, कुछ किया नहीं। अगर हम अनसुपरवाइज लर्निंग के तहत अगर उसको बाइफरकेट करेंगे, तो ये सिस्टम क्या करेगा, एक तरह के अलार्म को एक कैटेगरी में डाल देगा, बस अलग कर देगा, ये नहीं बताएगा कि ये क्या है ये क्या है। तो वही उस तरह की लर्निंग को बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। नेक्स्ट इज रेनफोर्स, जहां पर हिट एंड ट्रायल की मदद से यूज किया जाता है मशीन लर्निंग, जैसे ऑटोनोमस कार्स में ये यूज होती है। और यहाँ पर एक बोनस पॉइंट, आप भी अगर खुद लर्न कर रहे हो तो हिट एंड ट्रायल से इधर उधर भागने की बजाय इस चैनल को अगर आप फॉलो करते हो, तो आपको एक्चुअल में सुपरवाइज लर्निंग का एक एनवायरनमेंट मिलता है, जहां पर जो एक्चुअल में चाहिए चीजें वही आपको पहले से हम पक्की पकाई इस चैनल में शेयर करते हैं वीडियो में। तो मे बी इट वुड बी अ हेल्पफुल थिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफर लर्निंग। ये एक अनदर टाइप ऑफ लर्निंग है, जहां पर हम एक पर्पस के लिए जो मॉडल बनाते हैं, उसी मॉडल को हम दूसरे पर्पस के लिए एज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज कर लेते हैं। आगे चेंजेस आएंगे, बट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट उस मॉडल को, ओल्ड मॉडल को यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। ये एक तरह की पजल का गेम खेलती है एल्गोरिदम या मॉडल, जहां पर वो खुद ट्राई करती है प्रिडिक्ट करने का। अगर वो सही हुआ तो वो उसको एज अ लेबल ऐड कर लेगी, अगर नहीं तो वो लेबल इग्नोर कर देगी। तो यानी धीमे धीमे वो खुद अपने आप के सुपरवाइज लर्निंग के मोड में जा रही है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये इसको मैंने सुपरवाइज को इसलिए येलो कर दिया क्योंकि जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं वहां पर यही सुपरवाइज लर्निंग ही यूज हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रेडिक्शंस हियर अंडर सुपरवाइज लर्निंग, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन का मतलब यह है सिंपल, अगर आप कोई भी ऐसी चीज कंटिन्यूअस नंबर्स में हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज में, इस तरह के एग्जांपल जो कि हमारा ट्रैफिक वाला है, ट्रैफिक तो 12.2 अलार्म्स, 48.9 अलार्म्स, ये सब डेसिमल और कंटिन्यूअस नंबर्स में है ना, दैट इज व्हाई वी विल बी यूजिंग रिग्रेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन नहीं, जहां पर कैटेगरी वाइज अलग अलग क्लासिफाई कर दिया था, कॉल ड्रॉप है या कॉल ड्रॉप नहीं है, इस तरह का अगर यूज केस होता तो हम क्लासिफिकेशन यूज करते, हम यूज करेंगे रिग्रेशन। ठीक है, अभी मैंने इसको भी येलो कर दिया है। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को आप इतने आसान तरीके से समझ लो, कहीं भी समझाया नहीं होगा, आई कैन गारंटी। एल्गोरिदम इज जस्ट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला बिहाइंड अवर मॉडल। हम मॉडल को कुछ फॉर्मूला या मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से हम इनपुट डेटा को प्रोसेस कराते हैं, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज एल्गोरिदम। ठीक है, नेक्स्ट वन, ट्रेनिंग। अब हमारा सब कुछ सेट हो गया कि हमें हमारा यूज केस क्या है, हमें किस तरह की लर्निंग यूज करनी है, हमें किस तरह की प्रिडिक्शन करानी है और क्या एल्गोरिदम यूज करेंगे, वो सब सेट है। अब ट्रेनिंग करानी है, तो ट्रेनिंग में तीन चीजें होती हैं, हाइपर पैरामीटर्स, अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। आई मीन, जब भी हम डिफरेंट थ्रेशोल्ड से कोई भी चीज को डिसाइड करते हैं, कोई भी हमें अगर मॉडल बनाना है, तो इस लेवल के या इस थ्रेशोल्ड के ऊपर को कंसीडर करो, इसके नीचे मत करो। अगर हम ये थ्रेशोल्ड ही बार बार चेंज करते रहेंगे, तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी लर्निंग किस तरह की हो मॉडल की।
दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज हाइपर पैरामीटर्स, जो डिसाइड करते हैं कि लर्निंग किस तरह से करनी है। नेक्स्ट, अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग मॉडल्स। मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं, आप यहां देखो। रिग्रेशन में हम क्या दिखा रहे हैं, ये हमारा एक प्रिडिक्शन मॉडल है, हमने बनाया है, और हमारा एक्चुअल डेटा पॉइंट्स ये हैं, एक्चुअल वैल्यूज भी है ना, उसको मिस कर दे रहा है हमारा मॉडल। वेयर एज ओवर फिटिंग, वो अगर नॉइज भी है तो वो इतना ज्यादा फिट हो रहा है कि वो नॉइज को भी कैप्चर कर ले रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड अंडर एंड ओवर फिटिंग। हम हमेशा एक बीच की कंडीशन को ही एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट इज मॉडल इवैल्यूएशन। हमारा मॉडल बन गया, ट्रेनिंग हो गई, अब उस मॉडल की परफॉर्मेंस सही है या नहीं है हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो उसके लिए कुछ मॉडल को मेजर करने के लिए केपीआईज होती हैं। एमएससी, एमएई, मीन स्क्वायर एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर, ये प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, एवरेज लेने वाले कि हमारा कितना परसेंट करेक्ट आंसर आया है, कितना परसेंट रॉन्ग आंसर। तो ये सिंस हमारा रिग्रेशन हम यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए यही केपीआई यूज करनी चाहिए, ठीक है। और मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, तो वो उसी का एमएई का एक अनदर फॉर्मेट। फिर है एक्यूरेसी और प्रिसीशन, रिकॉल एंड रिकॉल को सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, और F1 स्कोर। तो ये अलग अलग कैटेगरीज की केपीआईज क्यों, क्योंकि रिग्रेशन के लिए तो मैंने बता दिया एमएससी, एमएई और मैप, लेकिन क्लासिफिकेशन मॉडल्स के लिए ये दो तरह की केपीआईज होती हैं। अब यहां पर आ गया बैलेंस्ड और इम्बैलेंस डेटा, ठीक है। इसका क्या मतलब है आपको मैं दिखाता हूं। इसका मतलब है कि जैसे बैलेंस डेटा सेट, जहां पर आपको पता है कि हमारी 100 कॉल्स हुई, 100 कॉल्स में से 50 कॉल्स ड्रॉप हुई, तो एक तरह से या 60 ड्रॉप हुई या 40 ड्रॉप हुई, तो ये ऑलमोस्ट 50 60 60 70 इस तरह का रेशियो क्लासिफिकेशन है, मतलब कॉल ड्रॉप है नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं बैलेंस डेटा सेट, ठीक है। वेयर एज इम्बैलेंस डेटा सेट, जहां पर फॉर एग्जाम्पल 10,000 ऑफ कॉल्स हुई, उसमें से 2 ड्रॉप हैं, जैसे ये वाला। हमारा मॉडल अगर 99.9% भी एक्यूरेट है, तो ये जो फॉल्ट है ना वो पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ केपीआईज होती हैं। एक्यूरेसी का मतलब ये है बैलेंस में, बैलेंस डेटा सेट में कि कितना परसेंट उसने सही प्रेडिक्शन किया। अब इम्बैलेंस डेटा सेट में प्रिसीशन, की हमारे इम्बैलेंस डेटा सेट में कितना परसेंटेज सही प्रेडिक्शन किया टोटल कॉल्स में से। रिकॉल, की टोटल एक्चुअल कॉल्स में से कितना सही प्रेडिक्शन किया, ठीक है। F1 स्कोर मींस जब हमें प्रिसीशन और रिकॉल का एक बैलेंस्ड फॉर्मेट चाहिए होता है तो हम F1 स्कोर का यूज करते हैं। तो एमएससी हमारे रिग्रेशन के लिए हो गया, और ये बैलेंस इम्बैलेंस वाली केपीआईज हमारी क्लासिफिकेशन मॉडल के लिए हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ यू सी कि हमारी ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें एलएलएम कहां पर बैठता है वो आप देख सकते हो, ठीक है। और जेन एआई कहां पर बैठता है, मींस डीप लर्निंग के अंदर भी एक सेक्शन है जिसको यूज करके जेन एआई टेक्नोलॉजी काम करती है। इस पे अभी हम आएंगे आगे सेक्शंस में। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी क्या क्या हमने कवर कर लिया। हमने कवर कर लिया एआई एमएल, ठीक है। उसके बाद डेटा सेट हमने कवर कर लिया, हमने कवर कर लिया फीचर और उसकी इंजीनियरिंग, हम सुपरवाइज लर्निंग, ये सारी लर्निंग हमने कवर कर ली, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, एल्गो, देन उसके बाद ट्रेनिंग, उसके बाद केपीआईज, और हमने इम्बैलेंस्ड और बैलेंस डेटा सेट को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज हम ये देखेंगे कि अब बन तो गया मॉडल पूरा, इवैल्यूएशन भी हो गया, लेकिन अब उसको हमें डिप्लॉय करना है। तो लेट्स सी हाउ दीज थिंग्स वर्क। दिस वन, ऑरेंज वन, इज अवर डिप्लॉयड प्रेडिक्शन मॉडल। हमने डिप्लॉय कर दिया तो हमारे नेटवर्क से डेटा आता है, वो एक जगह स्टोर होता है और वो वापस इस डिप्लॉयड मॉडल में जाता है, जो कि अब वो यूज करेगा लाइव डेटा फॉर प्रिडिक्शन, ठीक है। अब आप यहां देखो, ए टाइप डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज किया था हमने, अब बी टाइप डेटा लाइव डेटा जो आ रहा है, बट यहां पर ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। मींस अगर एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट इटसेल्फ हमारी ट्रेनिंग का डेटा और हमारा लाइव डेटा दोनों डिफरेंट है, तो हमारा मॉडल तो काम करेगा नहीं। तो उसको बोलते हैं सर्विंग स्क्यू, मींस मॉडल इज नॉट परफॉर्मिंग ड्यू टू द डिफरेंस इन द ट्रेनिंग डेटा जो हम पहले यूज कर चुके हैं, और जो डेटा लाइव आ रहा है उसमें डिफरेंस है। मींस या तो फीचर्स में कहीं पर डिफरेंस है, या हमारे कैलकुलेशन में जो हमारा रिलेशन था एक्स और वाई के बीच में उसमें कहीं प्रॉब्लम है। सो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज सर्विंग स्क्यू। नेक्स्ट, अब हमारा जो डेटा लगातार आ रहा है उस
में डेटा समय के साथ चेंज भी होता है, ठीक है। तो वो लेबलिंग कंटिन्यूस होती जा रही है, हम कर रहे हैं, और डेटा मंथ ऑन मंथ फॉर एग्जांपल हम डेटा को हम वर्जन 1 वर्जन 2 कहते जा रहे हैं, तो ये डेटा वर्जनिंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो हमने नया डेटा आ रहा है उसकी मदद से हम नए मॉडल्स भी हम ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, नए मॉडल्स बना रहे हैं। एक नया मॉडल हो गया वर्जन 1, मॉडल वर्जन 1, मॉडल वर्जन 2, मॉडल वर्जन 3। ये जो नए मॉडल्स बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं चैलेंजर मॉडल्स, ठीक है। अभी बताता हूं इसका क्या काम होता है। देन अभी हमने यहां पर देखा था कि डिप्लॉयमेंट के टाइम पे अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसे बोलते हैं सर्विंग स्क्यू। बट अगर हमारे डिप्लॉयमेंट के टाइम पे सब कुछ ठीक था और उस डिप्लॉयमेंट के कुछ महीनों बाद हमारा वही वाला येलो वाला मॉडल जो हमारा, जिसे हम चैंपियन मॉडल भी बोलते हैं, जो ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है, उस मॉडल को अगर हम देखें और उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है, ये रेड कलर से एरो बनाया है, मतलब आउटपुट डिग्रेड हो रहा है उसका, ठीक है। तो जो ये आउटपुट हमारा डिग्रेड हो रहा है उसको हम बोलते हैं मॉडल ड्रिफ्ट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये ड्रिफ्ट भी ना दो तरीके की होती है, डेटा ड्रिफ्ट एंड कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट। डेटा ड्रिफ्ट मींस हमारा जो इनपुट डेटा है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। मींस हम पहले फॉर एग्जांपल हमारी जो नेटवर्क में कॉल्स होती थी वो समवेयर अराउंड 80 to 100 पर साइट कॉल्स होती थी बिजी आवर में। अब हमारी नई साइट्स के बाद कॉल्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो वो अब 50 to 60 हो गई। तो एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज आ गया ना डेटा में। पहले कॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन 90 to 100 हुआ करता था, अब वो 50 to 60 हो गया। तो दिस वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा causes the model to degrade, and that is what it is called as data drift. Another thing is concept drift. जब हमारा रिलेशन बिटवीन x एंड y इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा, वो कैसे होगा हमारे केस में, इन केस हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस ने हमें बोला कि हमारी जो आउटपुट यानी ट्रैफिक की कैलकुलेशन है उसका नया फॉर्मूला हम यूज करेंगे आज से। तो पहले हम कॉल सक्सेस कॉल्स और ड्रॉप कॉल्स इन सब की मदद से हम अपना ट्रैफिक कैलकुलेट करते थे। अब उन्होंने कुछ नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया, तो डेटा का जो रिलेशन इनपुट एंड आउटपुट के बीच में वो चेंज हो गया। सो अब हमारा मॉडल, पुराना वाला मॉडल काम नहीं करेगा यहाँ पर और वो डिग्रेडेड परफॉर्मेंस दिखाएगा, एंड सच थिंग हैपेंस। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट, ठीक है। अब ये जो डेटा ड्रिफ्ट और कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट है, दीज आर द सिग्नल्स फॉर अस कि हमारे मॉडल को चेंज करने की जरूरत है। तो हम और रीजंस या और इवैल्यूएशंस और एनालिसिस करेंगे वंस वी आर सेटिस्फाइड कि यस हमारा चैंपियन मॉडल जो एग्जिस्टिंग है, यूज हो रहा है, it should be changed, then one of the best performing challenger models would be replacing this champion model. Make sense? तो हमने अब क्या कवर कर लिया, डिप्लॉयमेंट। तो यहां पर MLOps, जो MLOps है वो MLOps यही है जो पूरा प्रोसेस ये डिप्लॉयमेंट के बाद का देखा ना, इसी को ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, रिप्लेसमेंट, ऑब्जर्वेशन, इवैल्यूएशन, ये सारा कुछ जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं MLOps। नेक्स्ट इज इन्फ्रेंस एंड इन्फ्रेंस पाइपलाइन। इन्फ्रेंस मींस जब हमारा मॉडल डिप्लॉय हो गया लाइव एनवायरनमेंट में, तो जब वो प्रिडिक्शन करेगा ईच टाइम व्हेन इट विल यूज द रिसोर्सेज, ठीक है, डेटा के, खुद के प्रोसेसर्स, ये सारा, तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्रेंस, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा इन्फ्रेंस कॉस्ट। तो जितने भी डेटा ये सारी चीजें यूज करता है मॉडल प्रेडिक्शन के टाइम पे, उसी को हम बोलते हैं इन्फ्रेंस। और अगर रिसोर्सेज के कॉस्ट की बात करते हैं तो इन्फ्रेंस कॉस्ट। इन्फ्रेंस पाइपलाइन, end to end nodes involved and the pipeline and the workflow which is being used to finish one inference is called inference pipeline. Going back to the next one, okay, Gen AI LLM prompt transformer. Alright, जो हमने एक मॉडल बनाया वो in the form of RApps हमारे ORAN स्ट्रक्चर में नेटवर्क के नॉन RT रिक में डिप्लॉय कर दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम शोइंग इन अ बॉक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी तो वो प्रिडिक्शन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब हमारे मैनेजमेंट की एक और रिक्वायरमेंट है। ओके, हमने पर डे 24 आवर बेसिस पे ये प्रिडिक्शन करवा रहे थे हम। अब मान लो हमें इसमें और अंदर घुसना है कि पर आवर की ट्रैफिक का ट्रेंड क्या होगा, या पर आवर कितनी साइट्स कितनी अलांग से ऊपर होंगी, नीचे होंगी, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस अगर हमें क्वेरी करने हैं तो वी नीड अ सेपरेट सिस्टम टू बी इंटीग्रेटेड विद दिस सिस्टम, ठीक है। वही मैंने यहां पर नीचे आपको बना के दिखाया है कि हमारा अब सिस्टम, हमारा लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम जिसमें हम प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे, जहां पर एक यूजर इंटरफेस होगा और वो
डिफरेंट क्वेरीज करेगा, तो वो क्वेरीज डायरेक्ट मॉडल से नहीं कर सकता, उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी बीच में, दैट इज एआई सिस्टम विद लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ऊपर वाला क्या था हमारा एआई सिस्टम विद मॉडल जो प्रिडिक्शन के लिए यूज कर रहे थे, ये वाला क्या है एआई सिस्टम विद LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये जो सिस्टम नया वाला इंट्रोड्यूस हुआ बीच में, इसको हम बोलते हैं जेन एआई। ठीक है, जनरेट करना यानी हम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में कुछ डाल रहे हैं और वो वहां से उस डेटा को यूज करके हमारे लिए एक आंसर रिजल्ट देगा कि देयर आर 100 नंबर ऑफ साइट्स विच आर गोइंग टू एक्सीड 100 अलोंग इन नेक्स्ट फ्यू डेज। इस तरह के जो भी आपको रिजल्ट चाहिए वो आप यहाँ पर क्वेरी कर सकते हो। ऊपर वाला सिस्टम हमारा प्रिडिक्टिव एआई। नाउ ये हमारा सिस्टम अगर इसी तरह से यूज करना है हमें, पर इसका एक दूसरा यूज केस हम लेते हैं अगर यहाँ पर कि आपको अपने नेटवर्क में कुछ चेंजेस हुए हैं केपीआई के थ्रेशोल्ड्स के या गाइडलाइंस के, कॉर्पोरेट ने कुछ नया डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया कि आज से हमारा थ्रेशोल्ड ये नहीं है ये है, आपके एमएस के साथ कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो नया हमारा डॉक्यूमेंट वहां पर डाल दिया है। फॉर एग्जांपल पिछले 2 साल में 3 बार चेंज हो चुके हैं वो डॉक्यूमेंट, तो अब कहां तक कौन सी चीजें याद रखें, इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारी एक नई टेक्नोलॉजी आती है जिसको यूज हम करेंगे। क्या हमारा जो ये जेन एआई वाला सिस्टम है इसको इंटीग्रेट कर देंगे हमारे डेटा स्टोरेज से, जहां पर हमारे वो सारे ओल्ड डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। और इस तरह के सेटअप को जब हम क्वेरी करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए और वो डेटा हमारे डेटा को डॉक्यूमेंट्स को सर्च करता है हमें आंसर देने के लिए, सच सेटअप और सिस्टम इज कॉल्ड एज RAG, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। नाउ लार्ज लैंग्वेज मॉडल में अगर आगे हम बढ़ें तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज समथिंग which is used to understand, generate and predict human like text। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर एक नई इवॉल्व टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से कुछ चीजें आसान हो गई हैं, जो हमें क्या करता है कि पहले एक नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करने के लिए हमारा सिस्टम पूरी ओल्ड या पुराना जो वर्ड या पुराना हमारा जो पैराग्राफ था पूरा उसको रीड करता था। अब ये एक बार पूरे सिस्टम को रीड कर लेता है और नेक्स्ट वर्ड के लिए हर बार उसको पूरा पीछे की रीड करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज व्हाट इट इज वेरी फास्ट। टोकन इज समथिंग जहां पर हमारे प्रॉम्प्ट्स को सिस्टम ब्रेक कर देता है अलग अलग सेक्शंस में, छोटे छोटे चंक्स में, और उसी को हम बोलते हैं टोकन्स। कई बार ये टोकन ही है जो बिलिंग पर्पस से भी यूज करते हैं ये हमारे जनरेटिव एआई मॉडल्स या कंपनीज जो ये मॉडल्स सप्लाई करती हैं। ठीक है, कि आपको फॉर एग्जांपल 10 मिलियन टोकन्स मिले हैं, तो आप अगर एक ही बार में लंबे लंबे सेंटेंस डाल के उसमें डालोगे तो आपके ज्यादा टोकन्स यूज होंगे। सो इट कैन बी यूज्ड एज फॉर बिलिंग पर्पस ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं, रैक। तो रैक में कुछ नई टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम समझ लेते हैं क्विकली। एम्बेडिंग्स, व्हाट एम्बेडिंग मींस, जो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में डेटा दिया है उस डेटा को कन्वर्ट कर लेता है नंबर्स के फॉर्मेट में अपने यूज करने के पर्पस से, एंड दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज एम्बेडिंग्स। उस कन्वर्टेड डेटा को जो सेव किया जाता है या स्टोर किया जाता है उसे बोलते हैं वेक्टर डेटाबेस। नेक्स्ट इज सिमेंटिक सर्च। जब वो नंबर्स के फॉर्मेट में चेंज टेक्स्ट को सेव करता है तो हम एग्जैक्ट वर्ड को ना भी डालें ना तो उसके सिनोनिम वर्ड फॉर एग्जांपल को हम एंटर करते हैं तो भी वो ओरिजिनल डेटा को ही पुल आउट करके हमारे लिए रिजल्ट देगा। सच थिंग इज कॉल्ड एज सिमेंटिक सर्च। लेट्स सी हमने क्या क्या कवर कर लिया है। रैग, एम्बेडिंग्स, वेक्टर डेटाबेस, सिमेंटिक सर्च। नेक्स्ट इज एआई एजेंट्स एंड एजेंटिक एआई। हमने 48 टर्मिनोलॉजीज कवर कर ली। लेट्स क्विकली डू द नेक्स्ट 2 आल्सो, बैलेंस 2। एआई एजेंट इज समथिंग दैट परफॉर्म्स a specific task using some specific tools. Make sense? एजेंटिक एआई बहुत सिंपल वर्ड में बोलूं तो बहुत सारे एआई एजेंट्स को एक पर्पसफुल गोल के लिए हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अगर इंटीग्रेट कर दें या ऑर्केस्ट्रेट कर दें, सो दैट सेटअप इज नोन एज एजेंटिक एआई। ठीक है, हम डिटेल्स में और वीडियोस में देख सकते हैं, बट ऑन हाई लेवल द डिफरेंस इज लाइक दिस। ओके, सो हमने ऑल 50 टर्मिनोलॉजीज कवर कर ली। ओ माय गॉड, हमने इस छोटे से वीडियो में कितनी ज्यादा चीजें कवर कर ली, एंड दैट टू सिस्टमैटिकली। कौन सी टर्मिनोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे कनेक्ट हो रही है और कौन सी चीज क्यों यूज करी जा रही है। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू एंड योर करियर। Alright, so you can see that AI is not one technology, is not one terminology.
it is a pack of system and it is working in layers, and we have clarified every layer of that. And once you see AI as a system, उसमें कौन सी चीज कहां पर कैसे प्लेस की गई है, कैसे कनेक्ट हो रही है, तो आपको AI टर्मिनोलॉजीज अब कंफ्यूज नहीं करेंगी. Comment me 50 in the comment section if you have learned anything new out of this video, or if you want me to explain you another AI terminology, comment me that as well. If you are still thinking how AI is fitting into telecom, then I have already made videos on that, giving you the links here so that you can go and watch and clarify all your doubts. See you in the next video. Till then, take care.